सन 1796 एडवर्ड जेनर ब्रिटेन के एक गांव के डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि उनके गांव के दूध वाले को कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। उनको पता चला कि लगभग सभी को पहले काउपॉक्स हुआ था। उनको ये लगा कि काउपॉक्स के कारण ये दूध वाले स्मॉल पॉक्स से इम्यून हैं। जब एक 13 साल की काउपॉक्स से पीड़ित लड़की उनके पास आए, उन्होंने गऊ के पानी को निकालकर 8 साल के बच्चे को इंजेक्ट कर दिया। कुछ दिन बाद उसी बच्चे को स्मॉल पॉक्स के गऊ के पानी भी इंजेक्ट कर दिया। उन्होंने उसी 8 साल के बच्चे को इसलिए चिन्हा क्योंकि वो उनके गार्डनर का बच्चा था, जिसको उन्होंने बचपन से ही देखा था और उन्हें पता था कि उस बच्चे को ना कभी काउपॉक्स लगा है और ना ही कभी स्मॉल पॉक्स। उनको इस प्रयोग से उम्मीद था कि वो बच्चा काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों से ही इम्यून हो जाएगा। वैसे इस तरह से स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध इम्यूनिटी बनाने का चलन हजारों सालों से भारत, चाइना और अफ्रीकी देशों में किया जाता था। हालांकि एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स के घाव के पानी को काफी प्यूरिफाई किया था। उस बच्चे को ना ही काउपॉक्स हुआ और ना ही स्मॉल पॉक्स। ये पहला वैक्सीन का जन्म था। फिर वे अपने घर में रेगुलरली गौ वाले को स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन फ्री में लगवाते थे, क्योंकि स्मॉल पॉक्स उस समय बहुत ही जानलेवा बीमारी था। बाद में वैक्सीन का मास प्रोडक्शन हुआ और अन्य कई बैक्टीरिया और वायरस के विरुद्ध वैक्सीन आए और चिकित्सा में दवाई के साथ साथ वैक्सीन को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन दुनिया को वैक्सीन का ताकत तब पता चली जब 1980 में स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हुआ और 2014 में भारत से पोलियो का इरेडिकेशन हुआ। लेकिन अभी भी काफी लोगों को वैक्सीन के बारे में काफी सारे मिथ्स और काफी सारे सवाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष और स्वागत है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम वैक्सीन से जुड़े हुए ऐसे ही 5 सवालों का उत्तर ढूंढेंगे। जब से लोगों को कोविड-19 के वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, अक्सर मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अन्य वैक्सीन के साथ कोविड का वैक्सीन लगवाया जा सकता है क्या? यानी कि क्या 2 वैक्सीन साथ में दिए जा सकते हैं? अगर हाँ तो कौन से? इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं उसे जानना होगा। सबसे पहले लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इन वैक्सीन में बीमारी करने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस को काफी कमजोर किया जाता है ताकि वो वैक्सीन लेने वाले लोगों के शरीर में बीमारी पैदा ना कर सके। ये वैक्सीन सबसे इफेक्टिव होते हैं। हालांकि कम इम्यूनिटी होने पर ये वैक्सीन नहीं लगवाया जा सकता। इम्यूनिटी कम होने वाले कंडीशंस के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी तरह का वैक्सीन है किल्ड वैक्सीन, जिसमें जर्म्स को पूरी तरह से इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। तीसरा है सब यूनिट वैक्सीन, जो बैक्टीरिया या वायरस का केवल एक पार्ट होता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि डिप्थेरिया और टिटेनस डायरेक्टली बीमारी नहीं करते हैं, बल्कि ये शरीर में घुसकर कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो बीमारी करते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करके बनाया हुआ वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स यानी कि टॉक्सोइड्स कहते हैं। अंत में आजकल वायरस या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए वैक्सीन भी उपलब्ध हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एग्जाम्पल है टीबी का वैक्सीन, पोलियो, मीजल्स और रोटावायरस का वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन है व्हूपिंग कफ और पोलियो का इंजेक्शन वाला वैक्सीन। सब यूनिट वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी। टॉक्सोइड्स, टिटेनस और डिप्थेरिया का वैक्सीन होते हैं। आरएनए वैक्सीन है कोविशील्ड। वैसे कोवैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसीलिए ये कोविशील्ड से ज्यादा इफेक्टिव है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी कि आईएपी का गाइड बुक, जो वैक्सीन पर स्टैंडर्ड बुक है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिसमें लिखा है कि एक ही दिन में कई एंटीजेंस यानी कि वैक्सीन दिया जा सकता है। अगर एक ही दिन में 2 लाइव वैक्सीन नहीं दिए गए तो उनको एटलीस्ट 28 दिन के बाद देना चाहिए। यानी कि किसी को कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया है और वो टीबी का वैक्सीन भी लेना चाहता है तो उसे उसी दिन दे या फिर 28 दिन के बाद। अन्य सभी तरह का वैक्सीन को देने के इंटरवल में किसी भी तरह का रोक नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि भारत की सरकार के वैक्सीनेशन और आईएपी वैक्सीनेशन के शेड्यूल में काफी वैक्सीन को एक ही दिन दिया जाता है। हालांकि कुछ वैक्सीन को एक ही इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है,
जैसे कि पेंटावैक और MMR यानी कि मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन। वैक्सीन कैसे काम करता है मैंने इन दोनों वीडियो में बताया है, जिनका लिंक इस वीडियो के अंत में होगा। यदि बच्चे को सर्दी जुकाम या डायरिया है तो क्या वो वैक्सीन ले सकता है? साधारण सर्दी जुकाम और डायरिया अक्सर बहाने बनते हैं वैक्सीन ना लेने के। हालांकि इन मामूली बीमारियों में वैक्सीन ले सकते हैं। मामूली बीमारी का मतलब क्या है? अगर आप या फिर आपका बच्चा बीमार है और उसका इलाज OPD बेसिस पर ही हो सकता है तो वो मामूली बीमारी है और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन यदि हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत है तो आप या फिर आपका बच्चा ठीक होकर ही वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से होने वाले बुखार का इलाज कैसे करें? जब शरीर में कोई जर्म्स घुसता है तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये इम्यूनिटी सेल्स जब बैक्टीरिया या वायरस से लड़ता है तब बुखार होता है। बुखार जर्म्स के विरुद्ध एक इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। बुखार से इम्यूनिटी सेल्स को जर्म्स के विरुद्ध लड़ने में ताकत मिलती है। साथ ही गर्म टेम्परेचर अपने आप जर्म्स को मारते भी हैं। इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले जब कोई गंभीर सिफिलिस, जो एक बहुत ही घातक बीमारी था, उससे पीड़ित होता था तो मलेरिया के जर्म्स को इंजेक्ट करके फीवर को प्रोड्यूस किया जाता था, जिससे सिफिलिस का इलाज होता था। बुखार से इलाज के खोज के लिए ऑस्ट्रियन डॉक्टर जूलियस वैगनर को नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन हम वैक्सीन लगवाने के बाद होने वाले बुखार के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज है कोई भी इलाज ना करना, क्योंकि पैरासिटामोल जैसे दवाई देकर वैक्सीन से पैदा होने वाले बुखार के इलाज करने से वैक्सीन से इफेक्टिविटी कम होता है। हालांकि कुछ बच्चों को बुखार होने पर फिट्स होती है, जिनका बुखार का इलाज किया जा सकता है। क्योंकि इन्फेक्शन से अपने आप इम्यूनिटी बिल्ड होती है तो क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन दोनों से ही प्राप्त होती है, लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन का इम्यूनिटी बहुत बार काम नहीं करता। इसीलिए डिप्थीरिया, टिटेनस और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद भी वैक्सीनेशन रिकमेंडेड है। दूसरी बात, यदि आप नेचुरल इन्फेक्शन का वेट करते हैं तो कई बार ये इन्फेक्शन गंभीर बीमारी का रूप धारण कर सकती है। इसीलिए जब मौका मिले तो वैक्सीन लगवाएं। सभी बैक्टीरिया और वायरस के विरुद्ध वैक्सीन लगवाएं। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो भारत से इरेडिकेट हो चुका है, तो क्या उनका वैक्सीन अभी भी लगवानी चाहिए? वैक्सीन के द्वारा स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है और प्रैक्टिकली स्मॉल पॉक्स का वायरस अभी कहीं नहीं है। तो इसीलिए स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है और किसी भी देश में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगवाया जाता। लेकिन पोलियो भारत और कुछ डेवलप्ड देशों से ही इरेडिकेट हुआ है। अभी भी पाकिस्तान, नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में पोलियो है, जहां से इन्फेक्शन भारत में भी फैल सकता है। और कई बार हम पोलियो होने वाले देशों में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए पोलियो का वैक्सीन लगवाना जरूरी है। डेवलप्ड देशों में कई अन्य बीमारी इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां के पॉपुलेशन को उन बीमारियों के विरुद्ध वैक्सीन लगवाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड बुक्स और रिसर्च पेपर के माध्यम से वैक्सीन से जुड़े हुए 5 सबसे आम प्रश्नों का उत्तर दिया है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज, जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।